आज के वीडियो में आपका स्वागत है। हाँ, मैं कभी कभी कैमरा में देख रहा होता तो ऐसा लगता है कि मैं ऊपर देख रहा हूँ या मैं नीचे देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं सामने देख रहा हूँ। तो उससे दुभावित मत होइएगा, थोड़ा सा आइज में प्रॉब्लम भगवान ने दी है, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है और आज के वीडियो का टाइटल आपने देखा ही होगा कि डॉक्टर्स ये बात आपको नहीं बताएंगे कि आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा। आज का वीडियो इतना लंबा नहीं करेंगे, फटाफट से पूरा करेंगे, लेकिन एक छोटा छोटा एग्जाम्पल आपको दूंगा। आपको पता है कि हमारे शरीर में दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो अपने आप स्वचालित होता है ना, जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से काम करता है। और फिर एक है हमारा कॉन्शियस नर्वस सिस्टम, जिसमें हम लोग चीजों को देख रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं, है ना। तो एक तो है आपका सचेतन मन, या फिर जिसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं। मतलब कि आप यहाँ मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मेरी बातों को अपने कान से ग्रहण कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये है हमारा जागृत या चेतन या सचेतन मन, या फिर कॉन्शियस माइंड, है ना। सो एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है हमारा सब कॉन्शियस माइंड, जिससे हम लोग काफी सारे काम जो हमारे जीवन के करते हैं वो हम लोग ऑटोमेटिक करते हैं। एक तो है आपका वो मन जो अभी यहाँ सब कुछ सुन रहा है, मुझे देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, और इस वीडियो को देखने के साथ साथ आसपास की चीजों को भी देख रहा है। आसपास जो चल रहा है उनका भी नोटिस कर रहा है, मतलब जो सब कुछ ग्रहण कर रहा है और आपको जगा करके जिसने रखा हुआ है, वो होता है आपका कॉन्शियस माइंड या आपका सचेतन या चेतन मन, है ना। दूसरा होता है अवचेतन मन, जिससे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि अभी आप इस वीडियो को देखते हुए पानी पीना चाहेंगे तो वो पानी आपकी नाक में नहीं जाएगा। ये अगर आप पानी पिएंगे तो ये डायरेक्टली आपके मुंह में ही जाएगा, ग्लास लाइट चली जाएगी, पूरा अंधेरा हो जाएगा, और फिर भी आप खाना खाएंगे तो वो सीधा मुंह में ही हाथ जाएगा, वो और कहीं नहीं जा सकता। गाड़ी जब आप चलाते हैं तब गाड़ी चलाते समय आपका ध्यान जो है वो रोड पे रहता है। और यदि डेली हम घर से निकल के एक रास्ता लेकर ऑफिस जाते हैं तो छुट्टी के दिन भी कई बार ऐसा होता है कि हम घर से निकल के उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। फिर ध्यान आता है कि अच्छा, आज तो छुट्टी है, ऑफिस नहीं जाना था। हाँ, उसमें इम्पैक्ट कपड़ों का भी आता है। अगर आप डेली एक कपड़े पहन करके ऑफिस जाते हैं तो फिर वो कपड़े पहन के घर से निकलेंगे और कहीं जाने के लिए। लेकिन यदि उस टाइम पे निकलेंगे जब आप ऑफिस जा रहे हैं तो अनायास ही आपकी गाड़ी का हैंडल उस तरफ मूव हो जाएगा। जब आप गाड़ी से ऑफिस जा रहे होते हैं तो रास्ते में साइकिल वाला आ रहा है, दूसरी गाड़ी आ रही है, ट्रैफिक आ रहा है, आप फोन पे बात कर रहे हो, गाना सुन रहे हो, साथ में कोई बैठा है उससे बात कर रहे हो, फिर भी गाड़ी ठोके बिना, टकराए बिना अपने ऑफिस तक पहुंच जाते हो। ये जो पूरा कंट्रोल है। और अगर कोई साइकिल वाला बीच में आता है और एकदम से ब्रेक मारना पड़ता है, तो आप अकेले भी गाड़ी चला रहे हो तो तुरंत आप तंद्रा से बाहर आते हो। एक तरह की तंद्रा है, एक तरह की धुन लग जाती है ना। और दिमाग ऑटोमेटिक मोड पे डाल के, जैसे फ्लाइट एक बार उड़ती है और फिर वो अपना एल्टीट्यूड पे पहुंच जाती है, फिर पायलट उसको ऑटो पायलट पे रख देता है क्योंकि उसी उसी एल्टीट्यूड पे ट्रेवल करना है। इसी तरह से जब हम किसी एक्टिविटी को नोइंगली चालू करते हैं, अगर वो एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जो आप डेली करते हो, तो आपका दिमाग उसको उस मोड में डाल देता है, ऑटो पायलट मोड में, और वो अपने काम में लग जाता है, अपने विचारों में लग जाता है। अब सबसे पहला तो गलती यहाँ पे होती है कि ये कहा जाता है कि अपने विचारों को कम करो, दिमाग को शांत करो, दिमाग को बंद करो, जो कि पॉसिबल नहीं है। देखिए, जैसे आपका दिल का काम है धड़कना, आपकी सांस का काम है चलना, उसी तरह से दिमाग का काम है सोचना। तो वो सोचेगा, विचार आएंगे ही। हर चीज जो आप देख रहे हो उससे रिलेटेड विचार आपको आएंगे ही। आप उसको बंद नहीं कर सकते। अगर आप वो बंद करना चाहते हो तो आप दिमाग का काम बंद कर रहे हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो एक ये पहली तथ्य ये समझ लीजिएगा कि दिमाग को बंद करना या अपने आप से कंट्रोल करना पॉसिबिलिटी के बाहर की चीज है ना। दिमाग प्रभु ने, भगवान ने बनाया ही है ताकि वो स्वचालित रूप से काम करता रहे। हाँ, जब कभी किसी को हेड इंजरी होती है या पक्षाघात आता है या फिर ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, तो वो
कॉन्शियस से परे हो जाते हैं, पर उनका सब कॉन्शियस काम कर रहा होता है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, वो आपको रिएक्शन नहीं दे रहे होते। आपको ये समझ में नहीं आता कि सामने वाला बंदा आपकी बातों को कितना सुन रहा है, कितना समझ रहा है। यही बात छोटे बच्चों के साथ होती है कि छोटे बच्चे जो भी कुछ चल रहा है उसमें खेलते रहते हैं जब तक कि उन्हें बताया नहीं जाए। एक छोटे बच्चे को नहीं पता है कि अजगर नुकसान कर सकता है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही एक रील इंस्टाग्राम पे शेयर की थी, जिसमें छोटे छोटे टॉडलर्स खेल रहे हैं चार पांच, और उनके बीच में एक अजगर को छोड़ दिया जाता है। वो ट्रेंड पालतू अजगर होता है, उसे छोड़ दिया जाता है। बच्चे उस अजगर के साथ भी वैसे ही खेलते हैं जैसे वो अपने खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। ना उन्हें डर लगता है, ना उन्हें ये लगता है कि इससे कोई खतरा है। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग को बताया ही नहीं गया है। तो चेतन मन का काम है अलर्ट मोड पे रहना, अलर्ट रहना। जब भी हमारी तंद्रा टूटती है तो हम कॉन्शियस में वापस आते हैं। आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम करते करते कई बार ऐसा होता है कि ध्यान ही नहीं रहता कि आसपास क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है। हमारे जीवन में कोई तकलीफ है और हम उस तकलीफ के पीछे इतना बिजी हो जाते हैं कि जीवन के बाकी सारे पहलू धुंधले से होने लगते हैं। ये हमारे माइंड का पावर है कि यदि उसको प्रॉब्लम दिखेगी तो हमारा माइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करेगा। ठीक है। तो जब हम हेल्थ को एक प्रॉब्लम की तरह हमारे दिमाग में बिठा देते हैं, या हम ये बिठा देते हैं जो बिठाया गया है, कई सारे लोग जो ज्ञान बांट रहे हैं फ्री में सोशल मीडिया पे, वो आपके दिमाग में ये बिठा देते हैं कि स्ट्रेस खराब है, स्ट्रेस लेना खराब बात है, स्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए। कई लोग बोलेंगे कि आप एग्जाइटी से निजात पाइए, स्ट्रेस से निजात पाइए, अपने जीवन को स्ट्रेस फ्री बनाइए, जीवन को हल्का बनाइए। ये पॉसिबल नहीं है। अगर गाड़ी चल रही है और अगर टायर घूम रहा है तो टायर पे घिसाव आएगा ही आएगा, स्वाभाविक है। ये पॉसिबल नहीं है कि टायर घिसे बिना गाड़ी चले। दिस इज वेरी क्लियर, राइट? यू आर विथ मी, आप ये मानते हो कि हाँ आशीष भाई आप सही बोल रहे हो। तो जो भी चीज यूज होगी है ना, वो चीज में थोड़ा सा कमी आएगी, थोड़ा सा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो स्ट्रेस जो है उसका मतलब ये है कि किसी तरह का घर्षण, किसी तरह का तनाव, किसी तरह का दबाव, किसी तरह का उसका दूसरी चीजों के संपर्क में आना। ठीक है। और ये स्ट्रेस जीवन में एक स्वाभाविक सी घटना है और ये जीवन में चलता ही रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये स्ट्रेस उन चीजों से होने लग जाए जो हमारे जीवन में जरूरी है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे स्ट्रेसर्स चेंज होते जाते हैं, है ना। कई बार लोगों के एक्सपेक्टेशन हमारे लिए स्ट्रेस बन जाते हैं, कई बार हमारी जिम्मेदारियां हमारे लिए स्ट्रेस बन जाती है, कई बार हम जो रोल प्ले कर रहे हैं, है ना, कि मैं एक पिता भी हूँ, मैं एक पुत्र भी हूँ, मैं एक पति भी हूँ, मैं एक घर को चलाने वाला मेल भी हूँ, मैं अपने दोस्तों के लिए एक दोस्त भी हूँ, मैं उन सभी लोगों के लिए जो मुझ पर निर्भर रहते हैं उनके लिए एक उनको सही इंफॉर्मेशन देने की कड़ी भी हूँ। तो कई बार ये रोल्स आपके जो हैं, जो स्वाभाविक है, हम सांसारिक जीव हैं, संसार में पैदा हुए हैं। पैदा होने के बाद तुरंत ही, जैसा कि थ्री इडियट पिक्चर में बताया है, पैदा होते ही हम किसी के बेटे बन जाते हैं, हम किसी के भाई बन जाते हैं, हम किसी ना किसी के भतीजे भांजे बन जाते हैं। तो हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब ये जो रिलेशनशिप, ये जो सोशल साइकिल हमारे आसपास है, जब ये सोशल साइकिल हमारे ऊपर एक तरह का दबाव या तनाव क्रिएट करने लगती है, हमारे अंदर या हमारे ऊपर। जब ये बाहरी तनाव हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारी शरीर की जो प्रणाली है, जो शरीर को बैलेंस में रखती है, जिसे होम्योस्टेसिस कहा जाता है, वो इस होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब करती है। अब ये डिस्टरबेंस, ये डिविएशन कुछ लेवल तक होता है और फिर वो दोबारा अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। पर कई बार ऐसा होता है कि कंटिन्यूअसली जब ये स्ट्रेस हमारे ऊपर चलता है तो वो इस लेवल से ऊपर चला जाता है जहां पे वो अपने आप को खुद रीसेट कर सके। और यहीं से शुरू होता है ओवर थिंकिंग, यहीं से शुरू होती है छोटी छोटी बातों में ज्यादा बड़ा या नकारात्मक सोच लेना। जो सिस्टम्स बॉडी में भगवान ने डाले हैं हमारे अंदर,
जो सिस्टम्स हमें दिए गए हैं वो सिस्टम खुद ब खुद सारी चीजों को हैंडल करने के लिए सक्षम है। हमारी बॉडी में हमें इसीलिए बचपन में वैक्सीन्स लगाई जाती है कि बाहर से कुछ कीटाणु, वैक्सीन क्या होती है, कुछ कीटाणु हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और हमारा जो रोग प्रतिकारक शक्ति का सिस्टम है वो उन बॉडीज के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और हमारे जीन्स उसको याद कर लेते हैं कि अच्छा ये जो रचना वाले कोष हैं ये शरीर को नुकसान कर सकते हैं, तो इनके लिए एंटीबॉडीज होनी शुरू है। जैसे हम बड़े होते हैं, यदि ऐसा कोई भी इन्फेक्शन जिसका हमें बचपन में टीका लगा है, जब वो हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है तो हमारी बॉडी की अंदरूनी शक्ति उसे खुद ब खुद ओवरकम कर लेती है और वापस से ठीक हो जाती है। कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे वायरल फीवर होता है, बुखार आया, शरीर में दर्द होना, थकान होनी, गला बैठ जाना, नाक बहना, ये सब होता है। दीज आर ऑल रिएक्शंस। पर ये रिएक्शन अपने आप को सेटल कर लेते हैं। अब एक चीज जिसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन, याद से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? जब भी शरीर में किसी भी तरह का नुकसान, अंदरूनी या बाहरी, है ना, उंगली कट जाना, हाथ पे कुछ लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, हड्डी फ्रैक्चर हो जाना, मांसपेशी या नस फट जाना, कुछ गहरा कट लग जाना, ये हुए बाहरी चीजें जो हमारे शरीर के अंदर जब भी ये नुकसान करती है तो वहां पे एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होती है। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का मतलब है वो शरीर का तरीका है उस चीज को ठीक करने का, ऑटोमेटिक, भगवान ने दिया ही है। पर छोटा सा कट होता है ना, तो हमारी मानसिकता बता देती है कि अच्छा ये हुआ है और उसे कैसे वापस से नॉर्मलाइज करना हमारे बॉडी को आता है और बॉडी हील भी कर लेता है। ठीक है, जैसे नाखून काटते समय कभी नाखून ज्यादा कट जाए, एक दो दिन दर्द रहता है, थोड़ी सूजन आती है, लेकिन फिर बॉडी उसको ठीक कर लेता है ना। कभी घर में जो घर के लोग काम करते हैं उनकी उंगली कट जाना, जल जाना, छोटा मोटा होता रहता है, लगना, टकराना, है ना। कभी गाड़ी से जा रहे हैं, ध्यान नहीं रहा, पास में किसी से टकरा गए, नीचे गिर गए, उठ करके चल देते हैं, बॉडी में झटका लगता है, लेकिन बॉडी वो जो छोटे मोटे झटके हैं उनको अपने आप रिपेयर कर लेता है। ये बाहरी तनाव हुआ। अब ऐसे ही अंदरूनी तनाव कहाँ से आता है? जब इमोशनल बैलेंस नहीं होता या इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती, सही पर्सपेक्टिव में चीजों को रखना, चीजों को सही तरीके से देखना, है ना। यदि नहीं सीखा है हमने, अगर हम बच्चे को हर चीज से बचाते रहते हैं, बेटा यहाँ टच मत करो लग जाएगा, इसको टच मत करो जल जाओगे, यहाँ मत जाओ ये हो जाएगा, साइकिल अकेले मत चलाओ गिर जाओगे, अकेले लिफ्ट मत जाओ फंस जाओगे, कभी ना कभी तो वो बच्चा इन चीजों को सीखने ही वाला है अकेले करने का। लेकिन ये बोलने से उसके अंदर हर जगह पे एक डर पैदा होने लगता है। हर चीज को लेकर के जब हम जोर से चिल्लाते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, तो बच्चे के अंदर एक बाउंड्री बनने लगती है कि मुझे इसी दायरे में रह करके काम करना है। और ये बाउंड्री बच्चे को बंधन जैसी लगती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि नॉर्मली 3 साल से लेकर के 5 साल के बच्चे घर से बाहर भागने के लिए आतुर होते हैं। कोई भी ले जाए वो बच्चा बाहर जाएगा, छूट के जाएगा। हम भी इस प्रक्रिया से होके गुजरे हैं, भूलिएगा मत। मेरे शरीर ने सीख लिया कि कैसे मैं सीखता हूँ, राइट। तो हमारी बॉडी हर समय सीख रही है कि कैसे चीजों को हैंडल किया जाए। लेकिन जब इसके ऊपर एक लेबल लगा दिया जाता है ना, तो लेबल ये लगा दिया कि ये बच्चा जो बचपन से अगर 2-3 बार उसको इन्फेक्शन हो गया तो ये हमेशा बीमार ही रहता है, इसे सर्दी ही होती रहती है, इसे बचपन से साइनस की प्रॉब्लम है, इसे बचपन से वायरल, इसकी इम्यूनिटी वीक है, वायरस इसके अंदर आ जाता है तो ये बीमार हो जाता है, जब भी मैं मौसम बदलता है तो मैं बीमार होता ही हूँ, मेरा माथा चढ़ने लगता है, तबीयत खराब होती है, मेरा तो पक्का ही है। अब ये आप सुन रहे हो कैसे डायलॉग चेंज हुआ। बचपन में हम ये नहीं बोलते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लग गए, हर बार जब सीजन चेंज होता है, मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, मुझे इतना साइनोसाइटिस रहता था कि जब मैं बेंगलोर पढ़ने गया था, फिजियोथेरेपी की स्टडी करने के लिए 97-98 में गया था, तब तो ये हालत थी कि उस दौरान में हर साल
हर बार ठंडी में मुझे ईएनटी सर्जन के पास जा करके और साइनस ड्रेन करवाने पड़ते थे। मुझे ऑगमेंटिन जैसी दवाइयाँ, हैवी एंटीबायोटिक लेनी पड़ती थी, तब जा करके मेरा बॉडी वापस से नॉर्मल होता था। और अभी एनएलपी में आने के बाद, ये सब चीजें समझने के बाद, पढ़ने के बाद, अभी ये हालत है। मतलब पहले अगर हम लोग ट्रिप पे कहीं जा रहे हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, या हम लोग फैमिली के साथ, तो मेरे साथ एक मेडिसिन किट रहती थी, उसमें दवाइयाँ रहती थी। 1000 तरह की दवाइयाँ मैं लेके चलता था। आज की तारीख में मैं मैक्सिमम एक या दो दवाई सिर्फ इसलिए रखता हूँ कि कभी इन केस जरूरत पड़ जाए और लेनी पड़ जाए इमीडिएटली, तो मैं उसको यूज कर सकूं। और बाकी हमारे घर में दवाइयों का खर्चा इतना कम हो गया है कि इट इज ऑलमोस्ट जीरो। इसका ये मतलब नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन शरीर ने ये समझ लिया कि ये प्रॉब्लम मैं खुद ठीक कर सकता हूँ। तो ये शक्ति अंदरूनी, ये इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी दी हुई है। आपको उसके लिए कोई च्यवनप्राश खाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको प्रो वाला कोई दूध में डाल करके पाउडर पीने की जरूरत नहीं है। आपको उसके लिए कोई मल्टीविटामिन, कोई महंगे सब्स्टिट्यूट्स या जिनसिंग वाली दवाइयां लेने की जरूरत है ही नहीं। आपके शरीर अपने एज के दायरे जैसे बदलते हैं, वैसे उस पे जिस तरह का स्ट्रेस आता है, उसके साथ मैनेज करके शरीर अपने आप को बैलेंस पे चलाना सीख लेता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इस पे से निकल के बाहरी चीजों पे डिपेंड हो जाते हैं, जब हम यहाँ से निकल के किसी और व्याधि पे डिपेंड हो रहे हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे डर जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। कितना धंधा डर पे चल रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। इंश्योरेंस बेचने वाले डर के बिजनेस पे काम कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस वाले डर पे काम कर रहे हैं, टर्म लाइफ इंश्योरेंस वाला डर पे काम कर रहा है। वो यही बोलता है कि अगर आपके कुछ हो जाए तो आपको फैमिली का ध्यान रखने के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस है। मतलब ये जितना भी धंधा चल रहा है ना, ये सारा चल रहा है आपकी जेब पे से, आपकी कमाई पे से। ये आपकी कमाई आपको डरा डरा के ली जाती है। कार का एक्सीडेंट हो गया तो जो खर्चा आएगा वो सारा इंश्योरेंस उठा लेगा, है ना, इसलिए हम इंश्योरेंस ले लेते हैं। या फिर आप अगर बीमार हो गए, हॉस्पिटल में जाना पड़ा आपको, तो सारा खर्चा उठा लेगा। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, मैं मेडिकल फील्ड से आया हूँ और आज भी ये सत्यता बिल्कुल चल रही है कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में एक छोटा सा कोई प्रोसीजर करवाने जाते हैं, ठीक है ना, अब फॉर एग्जांपल मेरा एक मित्र सिर्फ अपनी रेगुलर जांचें करवाने के लिए हॉस्पिटल में गया, और उन जांचों का जो टोटल, उसने बोला मेरे को सबसे अच्छा पैकेज दो, तो वहां पे उसको ये सजेस्ट किया गया। अब सुनिएगा ध्यान से कि यार आपका इंश्योरेंस है? बोले हाँ है। तो बोले सर एक काम करो ना, 24 घंटे के लिए एडमिट हो जाओ, कोई भी प्रॉब्लम बता करके, या तो हाई फीवर हो गया है कुछ बता करके आप 24 घंटे एडमिट हो जाओ, और फिर इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। 24 घंटे से ज्यादा आपका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो आपका जेब से एक भी खर्चा नहीं होगा, और आप जो इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं वो भी वसूल हो जाएगी। अब एक नॉर्मल सी जांच अगर वो करवा लेता अपनी फिटनेस चेक करने के लिए तो भी हो गया होता, लेकिन उसके बनिस्बत वो बंदा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, सारी भतेरे तरह की जांचें करवाई, और फिर उन जांचों में अगर कुछ गड़बड़ आ गई, तो जिसके लिए एडमिट हुआ था वो तो साइड पे रह गया, लेकिन अगर उस जांच में अगर कुछ उल्टा सीधा आ गया, तो उसको लेकर के फिर जो दवा, जो ट्रीटमेंट चालू होती है, वो कभी जिंदगी में बंद ही नहीं होती। कई बार देखा गया है कि एक्सीडेंट होने के टाइम पे, एक्सीडेंट हुआ किसी भी तरह से आपका, और उस समय हड्डी वड्डी फ्रैक्चर हो गई, कुछ भी है, बॉडी को स्ट्रेस हुआ, बॉडी पे एक धक्का लगा, शॉक का काम होता है बॉडी के अंदर। जब बॉडी शॉक के स्टेट से निकल रहा होता है, तो उसके सारे पैरामीटर ऊपर नीचे होते हैं। अब एक्सीडेंट हुआ है और आप गए हो ऑपरेशन करवाने के लिए, और उस समय ब्लड की जांच की गई आपकी, और ये स्ट्रेस जो बॉडी पे आया था उसकी वजह से आपके बीपी या आपका शुगर या आपके और कोई पैरामीटर ऊपर नीचे चल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ये बोलता है कि ये पैरामीटर इनका ऊपर नीचे है, इनको इसके लिए ये दवा चालू करनी पड़ेगी, और फिर वो जो दवा शुरू हो जाती है वो बंद ही नहीं होती, राइट। तो क्या इसका ये मतलब है कि हम उसके बाद हमेशा बीमार ही रहने वाले हैं? मुझे एक बात बताइए, कितनी
डॉक्टर्स ऐसे हैं, पुराने जमाने के कुछ डॉक्टर्स हैं जो मानते हैं, लेकिन कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जो दवाइयाँ बंद करवा देते हैं पूरी तरह से, या जो ऐसा बोलता है कि मैं 3 महीने आपको दवाई दूंगा, उसके बाद आपको कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन हम आज की दुनिया में है ना, टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस है, ओवर इंफॉर्मेशन है हमारे पास। गूगल बाबा के साथ साथ अब तो एआई बाबा भी आ गए हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन एआई बाबा आपको दे देते हैं, गूगल बाबा दे देते हैं। हम और डरने लगते हैं, और हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं, फिर लगता है कि अगर मैं बीमार हो गया तो ये जिम्मेदारियां कैसे पलेंगी, ये सब कौन देखेगा, तो हम और डरने लगते हैं। और ये डर, है ना, फिर अगर नौकरी में आपको मुश्किल आ रही है, नहीं चल रहा है, नौकरी छोड़ेंगे नहीं, क्यों? इस डर से कि अगर नौकरी छूट जाएगी तो मेरा कल घर कैसे चलेगा, मेरा कल निर्वहन कैसे होगा। अब सटल लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, आप रोज सुबह उठते हो, जॉगिंग पे जाते हो, वापस आते हो, खाना हिसाब से खा रहे हो, बॉडी बिल्कुल हिसाब से है, फिटनेस बहुत अच्छी है आपकी, आप जिम भी जा रहे हो, पैसा भी अच्छा कमाते हो, लेकिन फिर भी पक्षाघात आ जाता है या हार्ट अटैक आ जाता है, तो इसका ये मतलब है कि बाहरी रूप से जब हम अपने जीवन को सामान्य करके चल रहे हैं, तो उसका इंटरनली जो प्रेशर हम ले रहे हैं, वो प्रेशर बॉडी नहीं ले पाता, और कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन पे जाता है। ये सारी बातें मैं इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप समझें, सिर्फ इतना सा समझें कि शरीर, पहला पॉइंट, अपने आप को ठीक करने के लिए शरीर ऑलरेडी तैयार है। उसका मेक ही ऐसा है। कहा जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आज की तारीख में जो राइज हो रही है, वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में सिंड्रोम एक्स आता है, जिसमें थायराइड, ओबेसिटी, हार्ट अटैक मतलब हाइपरटेंशन, डायबिटीज, है ना, ये और इसके साथ फिर और सारी जुड़ी हुई ऊपर नीचे की बीमारियां, राइट। अब हम ये कहते हैं, हम छूट जाते हैं कि एक दवाई ही तो लेनी है आशीष सर, इतना कौन दिमाग लगाएगा उसके पीछे। हर दवाई पे जब आप लेते हैं, मैं एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन करता हूँ आपको, मुझे आंसर कीजिएगा। अगर आपको सिर दर्द हो रहा है और आप दवाई खा रहे हो, तो क्या आप उस टेबलेट पे लिखते हो कि सिर दर्द के लिए मैं खा रहा हूँ आज तुमको? ऐसा लिखते हो आप कभी दवाई पे? या कभी आपने ऐसा लिखा है दवाई लेकर के? वो इंग्रेडिएंट्स और वो सब चीजें तो ऊपर लिखी है ना डिब्बे पे, अंदर थोड़ी लिखी है। तो आप दवाई लेते समय लिखते हो कि मैं ये दवाई आज हार्ट के लिए ले रहा हूँ, तो सिर्फ हार्ट में जाके काम करना। तो उस दवाई को पता कैसे चलता है कि उसको अंदर शरीर में जाके काम कैसे करना है? तो उसके लिए रिसेप्टार्स होते हैं। जब आपको कहीं पेन हो रहा होता है, तो उस पेन से रिलेटेड कुछ रिसेप्टार्स होते हैं। वो आप दवाई लेते हो, वो आपके शरीर में जाता है, वो पूरे बॉडी में रोटेट हो रही है, और पूरे बॉडी में रोटेट होकर जहां उसके रिसेप्टार्स अवेलेबल हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो उस दवाई को कंज्यूम करते हैं, और बाकी की दवाई किडनी से होकर के फिल्टर होकर के आपके यूरिन या दूसरे तरीकों से शरीर से बाहर जा रही है। समझ में आ गया? ये फार्माकोग्नोसी समझा दी मैंने आपको कि कैसे दवाइयाँ शरीर पे काम करती हैं। हमें एड्रेस नहीं लिखना पड़ता। आपको याद है एक डायलॉग मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर में है कि तू नहीं आ गया था एड्रेस के बिना इस पृथ्वी पे, कि भगवान के तू जब पैदा हुआ था तो मम्मी के हाथ से कोई नेम प्लेट लेके पैदा हुआ था कि मेरा एड्रेस यहाँ है, यहाँ मुझे पैदा होना है। तो दवाई कोई नेम प्लेट लेकर के तो नहीं लेते हैं, लेकिन वो दवाई ब्लड में जाती है, पूरे बॉडी में रोटेट होती है, सारे सेल्स में रोटेट होती है, जहां उसके रिसेप्टर्स अवेलेबल है वहां वो कंज्यूम होती है। बाकी की दवाई शरीर में से पूरी की पूरी बाहर निकल जाती है। अब इससे क्या पता चलता है कि हम जितनी दवाई ले रहे हैं उसका कुछ परसेंटेज बॉडी के ऊपर काम कर रहा है। इसे ही एफिकेसी कहा जाता है, राइट। और रेगुलर जब हम दवाई देते हैं तो बॉडी में वो एक दवाई का लेवल मेंटेन होता है, और कुछ टाइम के बाद हमारी बॉडी उस लेवल को मेंटेन करने से ही ये समझने लगती है, ट्रेनिंग हो जाती है, सीख लिया बॉडी ने कि ये लेवल मेंटेन होगा तो मेरे ये फंक्शन ठीक चलेंगे। किसने बताया? डॉक्टर ने। किसने बताया? गूगल बाबा ने। किसने बताया? आपने खुद रिसर्च कर ली? नहीं आशीष सर, मैंने तो बहुत पढ़ा है, ये दवाई नहीं लूंगा तो ये हो जाएगा, और दवाई बंद कर दी मेरे कहने से, चलो आपने एक बार। तो उसके बाद अगर आपको जरा सी भी कुछ हिचक आएगी, कभी चक्कर आ गया, कभी नॉर्मली आपको नींद आ गई, झोंका आ गया, या आपको नॉर्मली घबराहट होने लग गई, तो आप ये बोलोगे आशीष सर के बोलने पे दवाई बंद करी, अब देखो मेरी हालत पहले से भी खराब हो गई। अरे मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ कि दवाई बंद करो, मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि चीजें काम कैसे कर रही है। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ, शरीर में एक लिमिट तक हीलिंग हो सकती है, और बॉडी उसके लिए सक्षम है।
दवाइयाँ या जो भी आप एक्सटर्नल चीज ले रहे हैं, ये सिर्फ एक वातावरण दे रहा है आपके शरीर को, जो वातावरण आपको ठीक होने में मदद करता है। अगर आप इतनी सी बात समझ जाएंगे, और अगर आप ये समझ लें कि मेरा शरीर काम कैसे करता है और मैं कैसे वो वातावरण खुद ब खुद बना के रखूं, सबके लिए एक ही प्रोटोकॉल फॉलो करना पॉसिबल भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है, और हो भी नहीं सकता। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म सबसे पहला प्रिंसिपल है कि हर एक शरीर अपने आप में एक अलग और यूनिक बॉडी है। एवरी बॉडी इज यूनिक इन इटसेल्फ। इसलिए कोई एक दवाई से कोई एक बंदा किसी तरह से रिएक्ट करेगा, कोई एक बंदा किसी तरह से रिएक्ट करेगा। किसी को सिर दर्द हो रहा होगा, उसे आप 10 गोली खिला दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को सिर दर्द हो रहा होगा, वो एक कॉफी पी लेगा या फिर एक डिस्प्रिन खा लेगा तो भी उसका सिर दर्द खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिर दर्द ज्यादा गहन है क्योंकि आपको ज्यादा दवाइयां लेनी पड़ती, ऐसा नहीं है। बॉडी में दवाइयों का रिएक्शन बॉडी के हिसाब से सेट होता है। अब अगर आप बचपन से ट्रेंड हैं, अगर आपके माता पिता ने आपको दवाइयां खिलाई है या आप आपके बच्चों को दवाइयां खिला खिला के बड़ा कर रहे हैं, तो उसकी खुद की जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो अपने अंदर से कॉन्फिडेंस लूज कर देती है। राइट। तो जब अपने अंदर से कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है तो बॉडी सेल्फ हीलिंग करना भूल जाती है। बॉडी के अंदर एबिलिटी है, भगवान ने सिस्टम दिया है, पर वो भूल चुकी है कि अपने आप को कैसे ठीक करना। अगर आप इतना सा अपने आप को याद दिला दे कि कैसे खुद को ठीक करना है, बस यही अपने आप को याद दिला दीजिए, यहीं पे सारा काम हो जाएगा। क्यों? हेल्थ डिपिक्ट करती है आपकी पर्सनल हाइजीन और आपकी पर्सनल कैपेसिटी को। ठीक है। वेल्थ डिपिक्ट करती है आपकी सोशल कैपेसिटी को। वेल्थ, पैसा या फाइनेंशियल फ्रीडम डिपिक्ट करती है आपकी सक्सेस को, आपकी सोशल सिक्योरिटी को। लेकिन हेल्थ डिपेंड करती है आपकी खुद की बॉडी की इन्नेट पावर और इन्नेट एनर्जी को। ठीक है। और अ, खुशी, हैप्पीनेस, जॉय डिपेंड करता है आपके रिलेशनशिप्स को। तीन चीजें, तीन मेन चीजें से अगर संबंध सारे अच्छे रहेंगे, अगर आप सुचारू रूप से अपने सारे रोल्स अदा कर रहे हैं, अगर आप सुचारू रूप से सारे सोशल अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको, और अपने जो आपके रोल्स है पारिवारिक जो आपको रोल मिले हैं उनको आप कर सकते हैं। वो आप कब कर सकते हैं? जब आप हेल्दी रहेंगे। अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप काम में फोकस नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे तो आपका कैरियर या आपके आउटपुट में फर्क पड़ जाएगा। कैरियर या आउटपुट में फर्क के साथ साथ बीमारी को लेकर के जो खर्चे और जो उसके डर से रिलेटेड खर्चे हैं, वो खर्चे तो चल ही रहे हैं। जब ये दो चीजें बैलेंस नहीं होती है तो इनका असर आता है रिलेशनशिप्स पे। फिर रिलेशनशिप हमें महंगी लगने लगती है या रिलेशनशिप हमें और ज्यादा स्ट्रेस में डालती है। यदि आपके पास पैसा खूब ठीक है और यदि आपका हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप ये कहोगे कि मेरे पास टाइम ही नहीं है ये सब देखने का, तो मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। अगर बाहर से कुछ मिल जाए और ठीक हो जाए तो फिर आप शुरू कर देते हैं सुबह नीम का जूस पीना, आंवले का जूस पीना, ये करना वो करना, दवाइयाँ खाना, मल्टीविटामिन खाना, और दुनिया में बथेरे तरह के जितने भी लोग जो कुछ भी बेच रहे हैं वो सब लेकर के अपने इस कचरे के डिब्बे में डालना। अब ये बातें नेचुरल हीलिंग सिस्टम वाले भी बोलते हैं, आयुर्वेदिक वाले भी समझाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, और तब कह रहा हूँ जब मैं फिजियोथेरेपी में इतने साल निकाल के आया हूँ। मैंने कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में काम किया है, मैंने अपना खुद का सेंटर चलाया है, मैंने हीलिंग में काम किया है, मैंने भगवान की दया से कई लोगों को एज ए फिजियोथेरेपिस्ट भी ठीक किया है, मैंने अच्छे से पढ़ाई की है। और अब वही बंदा आज टेबल के इस तरफ बैठ करके आपको ये बोल रहा है कि आप खुद को ठीक कर सकते हैं। बस अपने अंदर उस विश्वास को जगा लीजिए, इस विश्वास को ले आइए, और इसके लिए सिंपल सा काम करना है। बहुत सिंपल सा काम करना है। बस आपको सिर्फ एक माला की तरह, सांसों की माला पे बस इतना सा सिमरन करना है कि मेरा शरीर अपने आप को ठीक कर सकता है, और मेरा शरीर सब अपने आप रिपेयर कर सकता है, और मुझे मेरे शरीर की शक्ति में विश्वास है। इतना सा अगर आप अपने आप को बोलने लग जाए, अब आपको लगता है कि सर इतना आसान है, करके देख लो। एमाइल कुओ को एक बार सर्च कर लेना गूगल पे। एमाइल कुओ बस ये कहता था कि वो अपने साइकोथेरेपी सेशन में लोगों को लिटाता था और उनको बोलता था बस एक बात रिपीट करो, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर।
एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। बस 1 घंटा यही बुलवा देता था और लोग ठीक हो जाते थे। मैं सिर्फ एक थियरी सपोर्ट करने और समझाने आया हूँ। अपनी बॉडी की हीलिंग पावर पे विश्वास रखिए, दबाइए मत। अगर इतना सा प्रिंसिपल समझ में आ जाए कि मैं मेरी बॉडी की शक्ति पे विश्वास रखता हूँ, मुझे पता है मेरी बॉडी अपने आप को हील कर सकती है। अगर ये बात आप बिना किसी डाउट के, बिना किसी संशय के अपने आप को रिपीट कर सकते हो, कमाल होना शुरू हो जाएगा। खुद चेक कर लेना और मेरे साथ जुड़े रहना। और लोगों के साथ वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने बीड़ा उठाया है जागरूकता फैलाने का। और मैं साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ बात करूंगा, प्रैक्टिकल फैक्ट्स के साथ बात करूंगा, दिन ब दिन से जुड़ी हुई चीजों के साथ बात करूंगा। बस आज इतना ही। इस वीडियो में यदि आपको कोई डाउट हो, यदि आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप वो क्वेश्चन नीचे दिए गए कमेंट पे छोड़ सकते हैं। अगर आप समझते हैं, सोचते हैं कि मुझे इसको अप्लाई करना है, कैसे किया जाए, तो डिस्क्रिप्शन में ही मैंने 2 लिंक छोड़ी है। उस लिंक में आप मेरे ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं इससे रिलेटेड ये वीडियोस भी पोस्ट करता हूँ और भी कुछ इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता हूँ। वो भी आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में पोस्ट होती है। या फिर आप मेरे 7 दिन के व्हाट्सएप बेस्ड प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक नीचे दी हुई है। कॉपी पेस्ट कीजिएगा, क्लिकेबल लिंक नहीं होगी, कॉपी पेस्ट कीजिएगा और उससे मेरे ग्रुप में जुड़िएगा। जो कि 7 दिन का मैं एक प्रोग्राम रन करता हूँ, बहुत ही लो प्रोफाइल प्रोग्राम है, व्हाट्सएप बेस्ड प्रोग्राम है। आपको कहीं जूम पे नहीं आके बैठना है, कुछ नहीं करना है। दिन में कुछ मैसेजेस आएंगे, उनको पढ़ना है और कुछ एक वीडियो मेरे 5-7 मिनट के आएंगे, उनको देखना है। इतने लंबे लंबे वीडियो नहीं आएंगे और उसे प्रोसेस करना है। जुड़िए, अपने अंदर विश्वास को बढ़ाइए। सेल्फ हीलिंग कैसे हो सकती है, मैंने उसके ऊपर काफी रिसर्च की है। ये मेरा मेन कोर रहा है, जिसके कारण मैं फिजियोथेरेपी छोड़ करके और माइंड बॉडी हीलिंग में घुसा, वो इसी कारण से घुसा। मेडिकल रिसर्चेस भी मैंने पढ़ी है, देखी है, वो सारी बुक्स पढ़ी हैं जो कहती है कि किसी भी तरह से माइंड के यूज से बॉडी को ठीक किया जा सकता है। एनएलपी मैंने सीखा है जो माइंड चेंज करने की सबसे शॉर्टेस्ट और क्विकेस्ट वे है। लेकिन तैयार आपको करना है अपने दिमाग को, फिर चेंज हो सकता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं चेंज कैन हैपन इन अ मोमेंट, ऑल इट टेक्स इज टू प्रिपेयर टू रीच दैट मोमेंट ऑफ चेंज। या फिर मिरेकल तब होता है जब सारी तैयारी सही होती है, तब सारी सेटिंग सही हो जाती है, तब एक मिरेकल होता है। कैंसर लोगों का गायब कैसे होता है? जब वो अपने मानसिकता को सही रखते हैं, मन को सही रखते हैं, अपने अंदर विश्वास रखते हैं, दवाइयाँ रेगुलरली लेते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो चीज पूरी तरह से शरीर से गायब हो जाती है। लेकिन उस लेवल पे पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो पहुंच गया, उसे रिसर्च कर ली, उसने बुक्स लिख दी, वो लोगों को पढ़ा रहा है, समझा रहा है। हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। यदि इसको सुनने में से करने में लाना है, इस बिजी जीवन के साथ, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ये सारे रोल्स के साथ, जरूर जुड़िएगा 7 दिन की व्हाट्सएप बेस्ड क्लास में मेरे साथ, जिसकी लिंक मैंने नीचे दी हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।